भारत क्या चीन का विकल्प बन सकता है? क्या भारत ऐसी स्थिति में है? चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई क्यों? ऐसे बहुत से सवाल भारत और दुनिया भर के लोगों के मन में हैं। चीन जो 1981 तक बेहद गरीब था, तब इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $288 थी, वो 2022 आते आते $12,000 की प्रति व्यक्ति जीडीपी तक कैसे पहुंच गया? और क्या भारत भी ऐसा कारनामा कर पाने में सक्षम है? आइए जानते हैं। चीन का नारा रहा है ज्यादा विकास, ज्यादा निर्यात और ज्यादा समृद्धि, लेकिन इसके दिन अब लद रहे हैं। ये लंबे समय तक चल सकता है। चीनी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। शी जिनपिंग को भरोसा नहीं है कि चीनी लोग सही चीजें खरीदेंगे। क्या चीनी सितारा डूब रहा है? और क्या ये शख्स इसे बचा सकता था? पहले कपड़ा, फिर मशीनें और फिर इंटरनेट सेवाएं। इन चीजों की बदौलत चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। चीन विकसित होने का रास्ता लगभग तय कर चुका है और इसका मतलब है कि उसके लिए और आर्थिक तरक्की मुश्किल हो रही है। हाल के सालों में चीन में निर्माण क्षेत्र तेज विकास लेकर आया, लेकिन अब ये रियल एस्टेट बबल जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। इस सेक्टर की बड़ी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हैं। दरअसल रियल एस्टेट की त्रासदी चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या है। इसकी मुख्य वजह यह है कि रियल एस्टेट उद्योग चीन के लिए अहम है। चीनी जीडीपी में इसका 20% हिस्सा है। कम से कम वाला आंकड़ा लें तब भी। अब तक नेताओं को पता रहा है अपनी मदद कैसे की जाए। बीजिंग ने चीनी सरकारी कंपनियों को दखल देने और कुछ खराब संपत्तियों को खरीदने के लिए कहा है, जिससे कि एवरग्रांडे सिस्टम में कैश डाल सके और भुगतान चुकता कर सके, और इसकी हालत लेमन ब्रदर्स जैसी ना हो और ये दिवालिया ना हो जाए। ऐसा करने से भी खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि और फैल गया। लेकिन चीनी संकट और गहरा रहा है। संकट में थोड़ी जिम्मेदारी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी बनती है। वे और कड़े नियमों के जरिए प्राइवेट कंपनियों को परेशान कर रहे हैं, जिससे निवेश पिछड़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि वो इसे उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे और इस बात को हमेशा के लिए स्पष्ट कर देंगे कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण प्रभावशाली उद्योगपतियों का नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का है। नए आविष्कार विकास का पहिया फिर चला सकते हैं। नए आइडिया के साथ नई नौकरियां आ सकती हैं। चीनी सरकार भी नई खोजों के लिए हर साल करीब 7 अरब यूरो खर्च कर रही है। चीन में नए पेटेंट के लिए आ रहे आवेदनों में सालाना 15% की बढ़ोतरी हो रही है। लोग अब मानने लगे हैं कि चीन नई खोज कर सकता है, और मुझे लगता है कि 2018 की शुरुआत से इसके लिए अलग तरह की प्रेरणा आई। हालांकि चीन के पास ये हमेशा से थी, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के पास। कम्युनिस्ट पार्टी देश के लिए टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता चाहती है। उन्हें पश्चिम के भरोसे रहना पसंद नहीं, और अमेरिका पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर लगाए प्रतिबंधों के विरोध में हाईटेक सेक्टर में क्रांति आई। घरेलू उत्पादों को आयातित चीजों की जगह लेनी थी, लेकिन ये काम कैसे होता? चीन की राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा दमनकारी होती जा रही है। वाकई कई सेक्टरों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच दीवार बनकर खड़ी है। इसलिए ये तय नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी कोशिशों में कामयाबी मिलेगी ही, और इसी वजह से विदेशों से अब हाई टेक्नोलॉजी ना मिल पाना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। क्या इसी के चलते चीनी अर्थव्यवस्था की जादुई कहानी का अंत हो जाएगा? उनके पास प्रोत्साहन की वैसी क्षमता नहीं है जो पहले थी, लेकिन शी जिनपिंग के राज में पार्टी के अंदर कोई सुधारवादियों से बहस में नहीं फंसना चाहता, और इसके बगैर उन्होंने कितनी कोशिश की और किन तरीकों को आजमाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है चीन ऐसे समय में जा रहा है जहां विकास ज्यादा स्थिर लेकिन धीमा होगा। 2031 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए चीन में 3 से 4% की सालाना विकास दर भी काफी होगी। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आधुनिक बनने में इसे और कई दशक लगेंगे। एक ओर चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ रही है, दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि वो आधुनिक तकनीकें हासिल करे। फिर वैश्विक बाजार और कर्ज वसूली में चीन की बढ़ती आक्रामकता दुनिया के कई देशों के लिए भारत को उनका मुख्य विकल्प बना देती है। आज दुनिया भारत को ऐसे देश की तरह देख रही है जो चीन और रूस की तरह आक्रामक नहीं है और जहां लोकतंत्र और खुला बाजार है। लेकिन क्या भारत वाकई जर्मनी जैसे देशों की चीन पर निर्भरता खत्म कर सकता है?
जर्मनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, कार के पुर्जों और कपड़े के मामले में चीन पर बुरी तरह निर्भर है, लेकिन भारत मेक इन इंडिया के साथ चीन के दबदबे को चुनौती दे रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुके भारत का इरादा अब वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है। India will be the third largest economy soon. भारत ने इसके लिए घरेलू और विदेशी कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए 27 अरब डॉलर का बजट तय किया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और देश की आर्थिक तरक्की में तेजी आए। भारत के पक्ष में कई बातें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, सस्ता लेबर, स्किल्ड लोग और अनुकूल सरकारी नीतियां, साथ ही भारत की रणनीतिक स्थिति जो कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशियाई बाजारों के बीच में है। कई वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता पहले ही दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इस स्मार्टफोन बाजार यानी भारत में अपनी उत्पादन यूनिटें लगा चुके हैं। अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल ने यहां अपना उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। उसके पार्टनर फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और एवलॉन रिसर्च ने भी निवेश बढ़ाया है। 2021 में 100 में से एक आईफोन भारत में बनता था। आज हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा है। चीन के दबदबे वाले दूसरे सेक्टर जैसे कार के पुर्जे, कपड़े, दवाइयां और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी चीजों में भी भारत का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जर्मनी जैसे देशों को भारत से बड़ी आशाएं हैं। जून 2022 में भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर बातचीत शुरू की। इससे जर्मनी जैसे देशों को अपने फिलहाल के सबसे अहम बिजनेस पार्टनर चीन पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। फिर चीनी अर्थव्यवस्था ने जब तरक्की शुरू की थी, वो दौर दूसरा था। चीन भाग्यशाली रहा और वो सही वक्त पर सही जगह मौजूद था। उस समय ग्लोबलाइजेशन की चर्चा जोरों पर थी और सस्ते मजदूर खोज रहे देशों को चीन ने हाथों हाथ लपक लिया। फैली महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के बीच भारत की तरक्की उस वक्त के चीन जैसी नहीं है। ऊपर से चुनौती है प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दे रहे देशों से। जब अमेरिका और यूरोपीय संघ अपने यहाँ खास तकनीकों के लिए सब्सिडी दे रहे हों, तो भारत के लिए चीन जैसा विकास हासिल करना कितना मुश्किल होगा समझा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिनमें भारत अगले 10 सालों में सबसे तेज तरक्की कर रहा होगा? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। हमें बताइए बिजनेस से जुड़े किन मुद्दों पर आप और जानकारी चाहते हैं।